चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपको हम लास्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाए थे। एक कॉमन डाउट बच्चों के बीच में आ रहा है कि सर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक ही चीज होता है क्या? मॉड्यूल में ऐसा लिखा है। हाँ, एक ही चीज होता है, बस इसमें एक वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। पहले इन तीनों वर्ड को समझा देते हैं। तीनों वर्ड एक ही वर्ड है कैसे? अरे सेल का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सिंपल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोला? क्योंकि भाई देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को घेर के रखने वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल। इसलिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला। प्लाज्मा लीमा, लीमा का मतलब कवरिंग होता है, वही हो गया कुल मिला के कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हो गया एक तरीके से प्लाज्मा लीमा। लीमा का मतलब कवरिंग होता है, लिख लो नोट्स में अगर नहीं पता है तो। लीमा मतलब कवरिंग, सीथ। तो प्लाज्मा की कवरिंग प्लाज्मा लीमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रही बात बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, हाँ ये वर्ड थोड़ा अलग है, इसको समझाते हैं। देखो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस था उसका मेम्ब्रेन, वो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। अरे सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन थोड़ी लिखा है। लेकिन कई लोग आमतौर पे ना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन है उसको भी सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उसको भी प्लाज्मा लीमा कह रहे हैं। कहना गलत है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है तो उसको लोग प्लाज्मा लीमा इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है। चलो वहां पे तो बात सही हो जाएगा कि अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसलिए उसको प्लाज्मा लीमा बोल दिया। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लाज्मा थोड़ी होता है, वहां तो मैट्रिक्स होता है। तो उसको मैट्रिक्स प्लाज्मा बोलो, मैट्रिक्स मेम्ब्रेन बोलोगे क्या? नहीं, वहां प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधी एक बात है कि इस वाली मेम्ब्रेन को आप इस तीनों नाम से जानते हो। कौन वाली मेम्ब्रेन को? इस वाली को, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। जबकि आप अंदर में जो मेम्ब्रेन है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से, और इसको भी आप बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के लिए भी वर्ड यूज होता है, और सेल ऑर्गेनेली के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके लिए भी वर्ड यूज होता है। जबकि ये तीनों वर्ड इन जनरल किसके लिए यूज होता है? सेल के मेम्ब्रेन के लिए। लेकिन कई लोग कई बुकों में ऐसा लिखा मिल जाता है कि अंदर के ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन को भी प्लाज्मा लीमा कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं, इवन सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। टेक्निकली गलत है लेकिन कह देते हैं आम भाषा में। तो ये छोटी सी डाउट थी बच्चों के बीच में, मैंने शेयर कर लिया। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। ये चीज आप कहाँ पे ऐड कर सकते हो? जहां पे आप हेडिंग डाले होंगे सेल मेम्ब्रेन, बड़ा सा हेडिंग डाले होंगे सेल मेम्ब्रेन, तो आप सेल मेम्ब्रेन के ऑब्लिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लिख सकते हो। और फिर ये बात, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब क्या? मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, सबको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल का मतलब क्या? लिविंग, लिविंग सेल्स के अंदर जो भी मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, खेला खत्म। चलिए इसके बाद हम लोग आ गए थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे। और स्ट्रक्चर में हमारा सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? याद कीजिए, हमारा सिलसिला ओवरटन से स्टार्ट हुआ था। ओवरटन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है यूनी लेयर्ड लिपिड की बनी होती है, मतलब कि लिपिड यूनी लेयर की बनी होती है। ओवरटन का बात गलत साबित कर दिया किसने? बाद में आया गॉटर एंड गेंडर ने। तो गॉटर गेंडर ने क्या साबित कर दिया कि नहीं नहीं, लिपिड जो है बाय लेयर में अरेंज होती है। फिर बाद में आता है कौन? डेफसन एंड डनली। डेफसन डनली ने क्या साबित किया कि नहीं नहीं, लिपिड बाय लेयर क्या होता है कि वो सैंडविच्ड हो जाता है किससे? आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर से, और आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर एक जैसी होती है। बाद में फाइनली आते हैं रॉबर्टसन, और रॉबर्टसन क्या बोलते हैं कि साहब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बायलेयर से, तो लिपिड बायलेयर तो उसमें होता ही होता है, आउटर और प्रोटीन, आउटर और इनर प्रोटीन लेयर से तो होती है वो घिरी हुई सैंडविच होती है। लेकिन आउटर प्रोटीन लेयर और आउटर लिपिड लेयर में कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा होता है। और जब अगर प्रोटीन के साथ, सुनिएगा, और जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइको। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसको बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन। और यदि लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइको लिपिड। तो उन्होंने बोला कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटीन वाली जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर के तरफ जो प्रोटीन लेयर है और लिपिड लेयर है उसमें अटैच होती है, इसलिए
यहाँ पे एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन लेयर का, आउटर में और इनर में थोड़ा अंतर होता है। तो ये बात रॉबर्टसन ने बताया, रॉबर्टसन की ये बातें बिल्कुल सही साबित है, इसलिए उनके मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। उनका भी मॉडल सैंडविच मॉडल ही है, लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि दुनिया में सारे लिविंग सेल्स के सेल मेम्ब्रेन इनके ही बताए गए जैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इवन सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन, वो भी इन्हीं के मॉडल के जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, इसलिए इनके मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। वो लगा दो, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। फिर बात आ जाती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर। सर हाँ, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का थ्योरी में एक चीज लिखा था, सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेम सेल ऑर्गन आल्सो लाइक रॉबर्टसन्स मॉडल। अरे वही बात हो गया, लाइक मतलब रॉबर्टसन के जैसा। ऑर्गेनली, ठीक है। हाँ, रॉबर्टसन के जैसा जो मॉडल है उसको सेल ऑर्गेनली भी उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट आ गए थे हम लोग क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे, ठीक है। और आज हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में। और मैं अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाना चाहूँ, पहले एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम आपको मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, शॉर्ट में। पेज नंबर, कोई पेज नंबर नहीं, यहाँ देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है जी। यस सर। अरे यार कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हुआ यार यहाँ पे, नहीं हो रहा। डायग्राम देख लिए थे ना? यस। चलो कोई बात नहीं है, वो हम बनाएंगे तो फिर से एक बार दिखा देंगे, ठीक है, जूम करके दिखा देंगे। चलो पहले हम बनाते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम। अब देखो, हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, नोट्स में इतने अच्छे से वो डायग्राम नहीं बना हुआ है, मतलब सारी बातें उसमें नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं है, जो छोटा बड़ा होगा वो आप ऐड कर लेना। हमने आपको कल क्या बताया था, मोटा मोटी तौर पे एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्रीज फ्रेश टेक्निक पर बेस्ट है। क्यों है? सेल मेम्ब्रेन के पास एबिलिटी होता है, कभी सेल मेम्ब्रेन फ्रीज भी हो जाती है, कभी पिघल भी जाती है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, याद आया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन के पास टेंडेंसी होती है कभी पिघल जाने की तो कभी जम जाने की, और इसी टेक्निक पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेस्ट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की पूरी डिटेल कहानी आपको नहीं बताई जा रही है, लेकिन आपके लेवल पर जितना है उसको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एस.जी. सिंगर साहब और जी निकोलसन साहब ने 1972 में प्रपोज किया, और उन्होंने अपने मॉडल से इस बात को एक्सप्लेन किया कि सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी नेचर कैसे आती है, सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, तो ऐसा कैसे होता है, उन्होंने इस बात को इस मॉडल से एक्सप्लेन कर दिया। रही बात कि उनकी मॉडल क्या कहती है कि सेल मेम्ब्रेन 3 चीजों का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लिपिड का और प्रोटीन का, ठीक है। उन्होंने बोला कार्बोहाइड्रेट कहाँ मौजूद होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर जो लिपिड लेयर है उसमें, और आउटर प्रोटीन लेयर दोनों में मौजूद होता है। वहां पे वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अभी बताया ना कि यदि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के जो साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो ग्लाइकोलिपिड। फिर उन्होंने बताया कि लिपिड कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फॉस्फोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोलिपिड, और फिर एक होता है एस्टेरॉल। फिर उन्होंने बोला कि फॉस्फोलिपिड का नाम में मेनली फॉस्फोग्लिसराइड होता है, और ग्लाइकोलिपिड का नाम पे मेनली क्या होता है, सेरिब्रोसाइड होता है। और एस्टेरॉल की कैटेगरी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग,
जैसे कि अगर हम एनिमल की बात करें तो वहां पे कोलेस्टेरॉल होता है, प्लांट में फाइटोस्टेरॉल होता है, फंजाई में अर्गेस्टेरॉल होता है, और बैक्टीरिया में होपेनॉइड होता है। तो ये तो क्या है, लिपिड की अलग अलग कैटेगरी है। रही बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो सरफेस पर प्रोटीन होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, जो सरफेस पर है, सरफेस पर है, वो तो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन जो लिपिड बायलेयर में धस गया, इससे धस गया है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल भी दो प्रकार का, जो आधी धसी है ऐसे, उसको बोलेंगे पार्शियली बरीड। बरीड का मतलब क्या होता है, धसना। पार्शियली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो पूरी धसी हुई है उसको बोलेंगे टोटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये शॉर्ट कहानी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब हम आपके सामने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। पहले बता दिया मैंने, सेल मेम्ब्रेन में ज्यादातर लिपिड होता है। लिपिड में भी मेनली कौन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और फॉस्फोलिपिड का डायग्राम आप ऐसा जानते हो, ठीक है। और ये बायलिपिड लेयर बना के रहता है। तो अब हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अरेंज करने जा रहे हैं, और उसमें फिर सारी चीजें हम अरेंज करेंगे। देखते चलिए हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं, ये चीजें आपको बाद में काम आएगी, ठीक है। बीच में मैंने जगह छोड़ा, क्यों छोड़ा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये सब मैं क्या बना रहा हूं, ये सब मैं फॉस्फोलिपिड का हेड बना रहा हूं। फिर दो साइड क्यों बना रहा हूं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो होता है, मतलब लिपिड, वो बाय लेयर में अरेंज होता है, ऐसा बात साबित हो चुका है। तो वो बाय लेयर में होता है, तो वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ये एक फॉस्फोलिपिड, ये देखो दूसरा फॉस्फोलिपिड, और इधर से ये देखो ये फॉस्फोलिपिड इस प्रकार से अरेंज है। इस प्रकार से एक्चुअल में उसका अरेंजमेंट होता है, इस प्रकार से ऐसे अरेंज होता है फॉस्फोबायलिपिड लेयर, ऐसे। ये है फॉस्फोबायलिपिड लेयर का अरेंजमेंट, ये फॉस्फोबायलिपिड। तो ये फॉस्फोबायलिपिड में जो टेल वाला पार्ट है, वो लिपिड बायलेयर की अंदर की तरफ होती है। क्यों होती है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डायग्राम आप कहाँ का बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, तो देखो ये डायग्राम मैं कहाँ का बना रहा हूँ, इन शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो, ये सेल है मान लो, ये सेल का मैं ये सेक्शन काट रहा हूँ, देखना इधर ध्यान से। मैं सेल का ये सेक्शन काट रहा हूँ, और ये वाला जो पूरा है ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसका मतलब इधर जो होगा वो क्या होगा, आउटर साइड होगा, यस और नो। वो आउटर साइड होगा, उसको तुम ये भी बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो ये है अंदर वाला पार्ट, इसको तुम क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। तो क्या मैं इधर लिख दूं साइटोप्लाज्म, यस। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइटोप्लाज्म। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये कैसे मैंने लिखा वो बात अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। रही बात, लो मैं इसको डब्बे में घेर देता हूँ, ये एक साइड हो गया और ये दूसरा साइड हो गया। तो क्या मैं इसको आउटर इनर भी लिख सकता हूँ, यस। ये आउटर साइड है, एक्चुअल में क्या है, आउटर साइड है। आउटर साइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और एक्चुअल में ये क्या है, ये इनर साइड है, ये इनर साइड ऑफ सेल है। तो वो कौन है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब रही बात कि क्या ऐसे कैसे फॉस्फोलिपिड कई सारे होते हैं, यस, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड होते हैं। ये देखो आप, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड होते हैं, बहुत सारे, मतलब उसकी कमी नहीं होती है। फॉस्फोलिपिड यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। फिर आप फॉस्फोलिपिड के बीच में गैप क्यों छोड़ रहे हो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फॉस्फोलिपिड के बीच में गैप मैंने क्यों छोड़ा है, वो सारी बातें अभी आपको समझ में आ जाएगी, आप चिंता मत करो। अभी आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अभी समझा रहा हूँ मैं, कि ये फॉस्फोबायलिपिड जो होती है, फॉस्फोलिपिड जो होती है, वो बायलिपिड लेयर में अरेंज होती है। वो लेयर में अरेंज होती है, और ये देखिए उसका टेल। टेल कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाले हाथ खड़ा कीजिए,
टेल हाइड्रोफिलिक वाले हाथ खड़ा कीजिए। चलिए हाइड्रोफोबिक वाले हाथ खड़ा कीजिए। टेल होता है हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक वाटर लविंग होता है, हाथ खड़ा कीजिए। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग, हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा कौन कौन कहते हैं? हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग यानी कि वाटर रिपेलिंग, हाथ खड़ा कीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला। मैंने कहा कि जो ये टेल होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, और ये हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर लविंग या वाटर हेटिंग यानी कि वाटर रिपेलिंग। तो ये होता है वाटर रिपेलिंग, ये टेल वाला पोर्शन। और एक फॉस्फोलिपिड में ज्यादातर पार्ट टेल होगा, आपको दिख रहा होगा, ज्यादा लंबा पोर्शन टेल है, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? याद लो, इस पूरी अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? दिस पूरी होल अरेंजमेंट इज लिपिड बाइलेयर, दिस होल अरेंजमेंट इज लिपिड बाइलेयर। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि दिस वन इज लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर है। चलिए भाई, ये तो समझ में आ गया कि ये लिपिड बाइलेयर है। रही बात कि अब सर इसमें प्रोटीन का अरेंजमेंट कहाँ होता है, ये फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट हो गया। रही बात कि इसमें प्रोटीन कहाँ होते हैं, तो ये देखिए प्रोटीन, जो प्रोटीन एक्सट्रिंसिक है वो कहाँ है? सरफेस पे रखे हुए हैं। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज क्या होता है कि सर सरफेस केवल यही है क्या? देखिए सरफेस ये भी है, यानी कि पेरीफेरी ये भी है, पेरीफेरी ये भी है। देखिए एक प्रोटीन यहाँ पे रखा हुआ है सरफेस पे ऐसे अटैच्ड है इसके साथ, और एक पेरीफेरी ये भी है, आप इसको मत भूल जाइए, ये भी पेरीफेरी ही है, ये भी पेरीफेरी है इधर, ये देखिए पेरीफेरी, और ये भी पेरीफेरी है, ये मान लीजिए ये भी पेरीफेरी है। तो जितने पीले वाले आपको दिख रहे हैं, ये पीले वाले एक्चुअल में क्या है? ये देखिए बाहर के बाहर के बाहर की तरफ, ये बाहर के बाहर बाहर की तरफ, ये आउटर प्रोटीन लेयर, ये इधर इधर इधर, ये सब भी आउटर, ये इनर प्रोटीन लेयर है। ये लीजिए मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज इनर प्रोटीन लेयर, ये सब क्या है? आउटर प्रोटीन लेयर है। लीजिए मैं लिख देता हूँ कि दिस वन इज आउटर प्रोटीन लेयर एंड दिस वन इज इनर प्रोटीन लेयर। मैंने कहा था सैंडविच हो जाते हैं, तो लीजिए मैं लिख देता हूं आउटर प्रोटीन लेयर, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर के बाहर है, और ये है इनर प्रोटीन लेयर, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर के अंदर है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन ये भी प्रोटीन एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब सरफेस पर, मतलब पेरीफेरी पर, और ये भी प्रोटीन एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक का मतलब मैंने सिखाया है कि बायोलिपिड के सरफेस पर हो, उसमें धसा हुआ ना हो। तो ये धसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, यह एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे वो बाहर की तरफ हो। अगर वो सरफेस पर है, क्या अंदर की तरफ सरफेस नहीं होता क्या? तो चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे वो बाहर की तरफ हो, अगर वो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर है तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। बोलो ये बात कितनों को समझ में आएगा? हाथ खड़ा करो। सर एक बार और सुना दो। मैं कह रहा हूं कि ये सेल था, सेल के अंदर की तरफ ये अंदर का सरफेस लिपिड बाइलेयर का, और ये बाहर का सरफेस लिपिड बाइलेयर का। तो वो ये लिपिड बाइलेयर है, मान लो ये काली वाली लिपिड बाइलेयर है, मैंने यहाँ इसको बताया कि लिपिड बाइलेयर है। तो उसके सरफेस पर अगर प्रोटीन रखा हुआ है, चाहे वो अंदर की तरफ से सरफेस पर हो चाहे बाहर की तरफ से हो, वो एक्सट्रिंसिक होगा। अगर वो इसमें ऐसे धस जाएगा प्रोटीन, अभी धसा हुआ भी बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और चूंकि यहाँ पे ये वाले भी सरफेस पर है ये वाले भी सरफेस पे, तो इसको बोला मैंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन ये वाली अंदर के ये वाली बाहर सरफेस की तरफ है, इसको बोले आउटर प्रोटीन लेयर। ये पूरी की पूरी जो लेयर है आउटर प्रोटीन लेयर। लो मैं इसको यहां से यहां दिखा देता हूँ, ये पूरी की अरे यार, ये जो पूरी लेयर है दिस वन इज आउटर प्रोटीन लेयर, ठीक है। और ये जो पूरी लेयर है दिस वन इज इनर प्रोटीन लेयर। तो ये पूरी की पूरी लेयर तो क्या है? आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। ये पूरी लेयर आउटर प्रोटीन लेयर, ये पूरी इनर प्रोटीन लेयर। लेकिन ये प्रोटीन कैसा है? एक्सट्रिंसिक है। ये प्रोटीन कैसा है? एक्सट्रिंसिक है। क्यों है?
क्योंकि ये सरफेस पर है। बोला समझ में आया? यस सर। अब आते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन पे। तो ये देखिए आपके सामने हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बना रहे हैं, ये देखिए। और इंट्रिंसिक प्रोटीन में हम दो टाइप का प्रोटीन बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, गौर से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक प्रोटीन है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक प्रोटीन है इंट्रिंसिक। फिर मैं कह रहा हूं कि एक प्रोटीन ये भी है, इंट्रिंसिक ही है ये भी। फिर मैं कह रहा हूं कि ये भी इंट्रिंसिक ही है। लेकिन आप गौर से देखो, ये आधा ही धसा हुआ है, यानी कि फिर इधर आधा में क्या होगा, इधर में आधा में फॉस्फोलिपिड होगा, इधर में आधा में क्या होगा, इधर में आधा में फॉस्फोलिपिड होगा। डायग्राम देखते चलो मैं कैसे बना रहा हूँ, इधर में आधा में फॉस्फोलिपिड होगा। यानी कि ये ग्रीन वाला भी धसा हुआ है, ब्राउन वाला भी धसा हुआ है, लेकिन ये ब्राउन वाला पूरा धसा हुआ है, ये ग्रीन वाला आधा धसा हुआ है। क्या ऐसे और भी प्रोटीन होंगे? यस। अब देखो मैं किस टाइप का प्रोटीन बनाने जा रहा हूँ ब्राउन वाले में, ये देखो, गौर करना, इस टाइप से धसा हुआ है कि उनके बीच में गैप है, इस टाइप से धसा हुआ है कि उनके बीच में गैप है, दिख रहा होगा आपको, उनके बीच में गैप है। ऐसे कैसे? इधर मैं एक और बना रहा हूं, ये देखिए। अब कुछ लोगों को याद आ जाएगा जो सेल रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़े हैं। अब मैं बता दूं बच्चों, ये जितना आप ग्रीन और ब्राउन कलर और ये ब्लू कलर देख रहे हैं, ये सारी की सारी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। चाहे वो ये वाली हो, चाहे वो ये वाली हो, चाहे वो ये वाली हो, चाहे वो ये वाली हो। कुछ इंटीग्रल तो ऐसे हैं जो पूरी की पूरी धसे हुए हैं और बीच में कोई गैप नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो आधी के आधी धसे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूरी की पूरी धसे हुए हैं और बीच में गैप रह गया। और कुछ ऐसे हैं जो पूरी की पूरी धसे हुए हैं, बीच में गैप भी है, लेकिन आउटर और इनर की तरफ उसमें कुछ लोब है। और आपको हम बताएंगे ये सब कौन कौन से प्रोटीन है। ये सारे के सारे इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो आप इसके बारे में भी क्या लिखिएगा, ये टोटली बरीड, टोटली बरीड, बरीड का मतलब मैंने समझाया था, बरीड का मतलब धसा हुआ। टोटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन है, टोटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो ये टोटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। लेकिन ऐसे, अच्छा ये वाले ग्रीन वाले क्या है, ग्रीन वाले क्या है जल्दी बोलिए, ये पार्शियली बरीड, मतलब आधे धसे हुए हैं, पार्शियली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन है, क्योंकि धसे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन में, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये पार्शियली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन जो धसे हुए पूरे हैं और बीच में गैप हो, जैसे ये वाला और ये वाला, ऐसे ये वाले देख लो, ये वाले पूरे के पूरे और ये वाले, ये दोनों के दोनों ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन जिनके बीच में गैप हो और पूरे धसे हुए हो, ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग कहते हैं टनल या चैनल प्रोटीन, टनल या चैनल प्रोटीन, टनल या चैनल प्रोटीन, टनल या चैनल प्रोटीन। और ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन जो ये वाले होते हैं, ये वाले सॉरी ये वाले, तो ये इनको सिंपली बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? कैरियर। और टनल और कैरियर में क्या अंतर है वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा। ये है कैरियर प्रोटीन। कहने का मतलब ऐसा है, ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन जिनके बीच में कोई गैप ना हो, उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन जिनके बीच में गैप हो, उसको बोलते हैं टनल और चैनल प्रोटीन। है दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन, और पार्शियली बरीड में ऐसा कोई नामांकन नहीं होता। लेकिन आप पार्शियली बरीड, ये वाली पार्शियली और ये टोटली बरीड को कभी भी सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट करते नहीं देखेंगे, वो मूवेबल नहीं होता। तो वो कैसा होता भैया? वो इमूवेबल होता है। कैसा होता है? इमोबाइल, इमूवेबल, IMM, इमूवेबल, इमूवेबल होता है। ये भी कैसा होता है? इमूवेबल होता है। चाहे वो टोटली हो चाहे वो पार्शली हो, इमूवेबल होता है।
लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मूवमेंट शो करता है, ये इधर से इधर आ सकती है, ये इधर से इधर आ सकती है। यहाँ पे भी मान लो कोई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, सपोज दैट हियर दिस वन इज ऑल्सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये वाली इधर चल जाए, ये वाली इधर आ जाए, तो दिस वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसका मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैसी होती है? मूवेबल होती है। कैसी होती है? मूवेबल होती है। कैसी होती है? मोबाइल या मूवेबल, मूवेबल या मोबाइल एक ही चीज होता है, दोनों वर्ड। तो बोलो अब तक प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट किनको किनको समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। लिपिड वही ग्लाइकोलिपिड है, बायलेयर बना के है। प्रोटीन हमने कहा था 2 लेयर में अरेंज होती है, आउटर इनर, लेकिन फिर वही ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंट्रिंसिक भी है एक्सट्रिंसिक भी है। सारी पीली वाली यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है क्योंकि वो सरफेस पर है, चाहे वो इनर प्रोटीन लेयर का भाग हो चाहे आउटर प्रोटीन लेयर का भाग हो। फिर इंट्रिंसिक में कई प्रकार के दिखे आपको, पार्शियली बरीड में, टोटली बरीड में भी दिखे। फिर टोटली बरीड में जिसके बीच में गैप है, टनल या चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं इस वाले जिसमें गैप नहीं है। तो ये प्रोटीन का अरेंजमेंट हो गया। अब बोलो किनको किनको समझ में आ गया ये प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट? फिर से हाथ खड़ा करो। शिवानंद आ गया ये अरेंजमेंट? यस सर। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब सर आते एक हैं, क्वेश्चन हाँ था। हाँ बोलो बोलो। नहीं अभी क्वेश्चन है, अभी मॉडल कंप्लीट होने दो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मन में होंगे, अभी रुक जाओ। अभी टॉपिक खत्म थोड़ी हुआ है जो तुमको डाउट पूछने दे देंगे, अभी अभी पढ़ाएंगे। डाउट नहीं है सर, कंक्लूजन टाइप का है। क्या क्या बोलो। सर ये जो ब्लू वाला है, हाँ ये F0 F1 और स्टॉक है क्या? अरे हाँ यार, वही तो अभी बताने जा रहे हैं, रुको ना। इसलिए तो बोल रहे हैं बीच में मत पूछो, अभी अभी पढ़ाने दो पूरा, डोंट वरी, अभी बीच में मत बोलो। अब बताते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट, ठीक है। हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट आउटर प्रोटीन से और आउटर लिपिड लेयर से अरेंज होती है। लो मैं दिखा देता हूँ कार्बोहाइड्रेट, किस कलर से दिखाऊं, किस कलर से दिखाऊं, किस कलर से, ये लो इससे दिखा देता हूँ। ये मान लो कार्बोहाइड्रेट की चेन, तो ये आउटर प्रोटीन से अटैच्ड है जो एक्सट्रिंसिक वाला प्रोटीन है। तो ये क्या सिर्फ इससे अटैच होगा एक्सट्रिंसिक वाले से? नहीं, इंट्रिंसिक वाले से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्या वो सिर्फ प्रोटीन से ही अटैच होगा? नहीं, लिपिड से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो क्या है भैया, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या ये? कार्बोहाइड्रेट। चलो भैया समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है? अभी अभी हाल 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 ताजा 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 मैंने क्या सिखाया है? ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो आप उसको क्या बोलने लगोगे? आप ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ने लग जाए तो उसको क्या बोलोगे आप? ग्लाइकोलिपिड। तो आप यहाँ पे नामांकन में क्या करने वाले हो? जल्दी बोलो, नामांकन में क्या करने वाले हो? इस होल स्ट्रक्चर को, किसको? इस होल स्ट्रक्चर को, इस होल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलने वाले हो? जल्दी बोलो, क्या बोलने वाले हो इस होल स्ट्रक्चर को? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलोगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और इस होल स्ट्रक्चर को क्या बोलने वाले हो? जल्दी बोलो, इस होल स्ट्रक्चर को, इस होल स्ट्रक्चर ग्लाइकोलिपिड। को, इस ग्लाइकोलिपिड। होल स्ट्रक्चर को अब तुम बोलने वाले हो ग्लाइको ग्लाइकोलिपिड। और पता है बच्चे, सेल के अंदर ये जो मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, इस दोनों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और पता है इस ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ, मॉलिक्यूलर सिग्नेचर ऑफ, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सिग्नेचर ऑफ, मॉलिक्यूलर सिग्नेचर ऑफ सेल। क्यों पता है? इसका 2 एग्जांपल बताता हूँ। आपके दिमाग में ऐसे कई बार क्वेश्चन आए होंगे, सर क्या कुत्ते का स्पर्म ह्यूमन के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता? जवाब होता है नहीं। क्या मन में ऐसा कोई सवाल आया कि सर ए ब्लड ग्रुप वाले का अगर ब्लड बी ब्लड ग्रुप में डाल दे तो क्या नहीं जाएगा? जवाब है चला तो जाएगा लेकिन मार दिया जाएगा। ऐसा कैसे पहचानता है बॉडी कि ये मेरा है ये तुम्हारा है? देखो, हर पर्सन के पास जो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है ना,
इसका जो सीक्वेंस होता है ना ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में, जो इसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, मतलब यूं बोलो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो अरेंजमेंट है ना, हर पर्सन के हर सेल का स्पेसिफिक होता है। मतलब सिग्नेचर नहीं होता, हर आदमी का अपना स्पेसिफिक होता है, किसी और से मैच नहीं कर सकता। आजकल तो अगर फॉर्जरी कुछ भी हो जाता है। तो वैसे इस सेल का अपना एक मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है। एक मॉलिक्यूलर लेवल पर वो मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन और लिपिड है। एक्चुअल में वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है। उससे बना हुआ एक सब सेल मेम्ब्रेन की सबसे बाहर की लेयर है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। और एक ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करता है सेल को रिकॉग्नाइज करने में, इसलिए कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन के एग को फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि जब ह्यूमन का स्पर्म फीमेल के एग के पास आता है ना, तो फीमेल के जो एग है उसको, वो तो एक सेल है, उसके सरफेस पर और स्पर्म के सरफेस पर कुछ केमिकल होता है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। वहां पे केमिकल का नाम दे देते हैं फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं कि हाँ भाई हम दोनों एक ही स्पीशीज के हैं, हम दोनों ह्यूमन स्पीशीज के ही हैं, मतलब हम दोनों मैच कर सकते हैं, हम दोनों मैचिंग है। मैचिंग होगा तभी अंदर जाएगा। ऐसे ही ब्लड ग्रुप जब किसी पर्सन के अंदर कोई ब्लड जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम उसके ग्लाइकोकैलिक्स को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ तुम तो ठीक है, तुम हो। कहीं उस जगह में हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोलने लगते हैं, एंटीजन। और वो एंटीजन क्या होता है, या तो ए होता है या तो बी होता है, या तो ए और बी दोनों होता है, आपको हम पढ़ाएंगे ब्लड में। तो कुल मिला के सेल की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर होता है वो एंटीजन। सेल की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ ये लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स, ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यही एक स्पीशीज के सेल को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये उसकी मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है, एग्जाम में कई बार आता है। तो रही बात कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल था, मैंने दिखाई दिया, बहुत कम होता है कार्बोहाइड्रेट, 8% के आसपास, लेकिन रोल बड़ा भयानक होता है उसका, क्योंकि वो ग्लाइकोकैलिक्स बनाने में भाग लेता है। रही बात प्रोटीन का अरेंजमेंट दिखाई दिया, लिपिड का अरेंजमेंट दिखाई दिया। अब आते हैं लिपिड में, एक चीज छूट गया, कार्बोहाइड्रेट। अभी फंक्शन सबका नहीं बताया, पहले कार्बोहाइड्रेट देख लो। ये देखो, पहले सॉरी कोलेस्टेरॉल, ये देखो कोलेस्टेरॉल, ये हियर दिस वन, ये कोलेस्टेरॉल, कहीं कहीं है कोलेस्टेरॉल, बहुत ज्यादा नहीं होता, कहीं कहीं कोलेस्टेरॉल, कहीं कहीं है कोलेस्टेरॉल। ये कोलेस्टेरॉल का रोल क्या है, कोलेस्टेरॉल का रोल ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी दे रहा है। एक रोल तो ये कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी दे रहा है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कहते हैं। दूसरी बात, इसको टेम्परेचर बफर भी कहते हैं। ये क्या है, कोलेस्टेरॉल है, क्या है, CHO, ये कोलेस्टेरॉल है। तो ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि ये अगर टेम्परेचर डिफर करता है बॉडी का, तो सेल मेम्ब्रेन को पिघलने से या जमने से बचाता है कोलेस्टेरॉल। क्यों भाई, कोलेस्टेरॉल के पास एबिलिटी होती है कि हाई टेम्परेचर पर वो खुद पिघल जाएगा, और लो टेम्परेचर पर पहले को टेम्परेचर को खुद लो टेम्परेचर को लेकर खुद जम जाएगा। तो बताओ, इस कदर वो पूरी की पूरी अदर स्ट्रक्चर को हाई टेम्परेचर पर पिघलने से बचाया और लो टेम्परेचर पर उसको जमने से बचाया। तो क्या तुम इस कोलेस्टेरॉल को टेम्परेचर बफर बोलोगे? बफर का मतलब क्या होता है, दो एडवर्स अलग अलग अपोजिट कंडीशन में किसी भी चीज को उस कंडीशन में आने से बचाना, बस बफरिंग कहते हैं उसको। तो ये टेम्परेचर बफर, यानी कि हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर के इफेक्ट से सेल मेम्ब्रेन को बचा रहा है, लो टेम्परेचर के केस में लो टेम्परेचर के इफेक्ट से सेल मेम्ब्रेन को बचा रहा है। कैसे? खुद हाई टेम्परेचर में कोलेस्टेरॉल पिघल जाएगा, फिर टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो फिर उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाएगा। लो टेम्परेचर में खुद जम जाएगा वो कोलेस्टेरॉल, सेल मेम्ब्रेन को जमने से बचा देगा। इस कदर उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्टेरॉल को टेम्परेचर बफर बोलते हैं। बोलो टेम्परेचर का रोल किनको समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो जल्दी से। सबको आ गया? रही बात कि अब इसमें इस फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट ऐसा क्यों है, इसमें इस प्रोटीन सबका क्या रोल है। कार्बोहाइड्रेट का रोल बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का बता दिया, इस प्रोटीन सबका क्या रोल है, इन सारी बात को अभी हम डिस्कस करेंगे नए मीटिंग में। यही सेम डायग्राम रिप्रेजेंट करके हम नए मीटिंग में सारी बात डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नए मीटिंग में। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग नए मीटिंग में मिलेंगे और नए मीटिंग में इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी तब तक आप नोट्स में क्या कीजिए, यही वाला डायग्राम और इससे यहाँ पर ये वाला डायग्राम देख के याद कर लीजिए। और नोट्स में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का तो कल जो लिखवाए थे डाटा चार्ट, अब वो चार्ट आपको और क्लियर हो जाएगा, वो चार्ट देख लीजिए। फिर मिलते हैं नए मीटिंग में।